चालू कर दे। पिछले क्लास हम अल्टरनेटिंग करंट के विषय में आप लोग को बताए थे, जिसमें हमने डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी और डीसी में डिफरेंस बताए थे, और उसमें हमने आप लोग को एवरेज करंट के विषय में भी बताए थे, हाफ टाइम पीरियड में भी बताए थे और फुल टाइम पीरियड में भी बताए थे। एवरेज करंट हमने बताए थे कि फुल टाइम पीरियड में इसका वैल्यू 0 होता है और हाफ टाइम पीरियड में इसका वैल्यू हमने पढ़ाए थे 2I0/2I0/। अब इसके बाद हमने उसका ग्राफ भी आप लोग को सिखाए थे। फिर हमने इसमें आप लोग को बताए थे पिक वैल्यू ऑफ करंट। हमने सिंपली समझाए थे आप लोग को, जिसे एसएचएम में हमने बोले थे एम्पलीट्यूड के विषय में कि साइन और कोसाइन के गुणक में जो होते हैं वही उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। उसी तरीका से अल्टरनेटिंग करंट में भी अगर आपको पीक करंट की बात करें तो सिंपली याद रखिएगा, या तो साइन के जो गुणक में होते हैं या तो कॉस के जो गुणक में होते हैं, हम उसी को कौन सा करंट कहते हैं, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट के नाम से जानते हैं। तो आपको सिंपली जब भी कोई क्वेश्चन करता है पिक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, तो आप याद रखिएगा पिक वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका है कि साइन या कोसाइन के जो गुणक में होंगे वही उसका पिक वैल्यू देगा। अब हम बात करते हैं इसमें आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस, इसी को हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ये दो टाइप से निकलता है, तो हम लोग बात करेंगे आरएमएस होल टाइम पीरियड में। तो कैलकुलेट आरएमएस करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन होल टाइम पीरियड। होल टाइम पीरियड आपको फाइंड करना है यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इन होल टाइम पीरियड। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इन होल टाइम पीरियड में निकालना है इसका वैल्यू। देखिए, इसका सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला समझना होगा कि रूट मीन होता क्या है और इसका वैल्यू हम निकालते कैसे हैं। देखिए ध्यान से, IRMS नाम से क्लियर है। पहले रूट दीजिएगा, रूट, फिर उसके बाद 0 से T रूट मीन I स्क्वायर T dt अपॉन 0 से T dt। ये फॉर्मूला होता है IRMS। रूट तो रूट दे दिए हैं, मीन का मतलब होता है एवरेज का स्क्वायर dt अपॉन 0 से T dt। आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन T होगा, तो इसको सीधा आप लोग 1/√T लिख सकते हैं। फिर आप लोग को पता है इसका वैल्यू 0 से T और I का सिंपल वैल्यू होता है I0 sin ओमेगा T का होल स्क्वायर इंटू dt। यहाँ से I0 बाहर निकल जाएगा तो I0/√T रूट के अंदर sin स्क्वायर ओमेगा T dt। अब इसका आपके पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, अब इसका आपको हमें प्रूव करना होगा फार्मूला।
ये मैग्नेटिज्म चैप्टर का ही पार्ट्स है। आई नट बाय अंडर रूट टी। इसमें आप लोग क्या करिएगा, 2 से ऊपर में गुना कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए नीचे में। 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2 इंटू डी टी। तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, तो आई नट अपॉन 2t, इसका सिंपल वैल्यू होगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी 0 से t। देख लिया आप लोग। सबसे पहले IRMS की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिख दिए हैं वैल्यू। कैलकुलेशन हार्ड है, इसका निकालना पड़ता है इसका वैल्यू को। अब देखिए इसके आगे कैसे बनाएंगे। आई नट बाय 2t ब्रैकेट दे दिए हैं यहाँ पे, अंडर रूट 0 से t dt माइनस 0 से t cos 2 ओमेगा t dt। फिर आई नट अपॉन 2t, ये t हो गया, माइनस यहाँ स्मॉल ब्रैकेट दे रहे हैं हम, साइन 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा 0 से t। अपर और लोअर लिमिट आप लोग पुट कर दीजिएगा, तो अंडर रूट 2t, इसका वैल्यू 0 निकल जाएगा, इसका वैल्यू 0 होगा। तो यहां से इसका सिंपल वैल्यू निकला है आप लोग के पास, आई नट अपॉन रूट 2t इंटू रूट के अंदर में ये भी t है, अंडर रूट t से t कैंसिल, तो इसका सिंपल वैल्यू निकल गया आई नट बाय रूट 2। तो आप सिंपली याद रखिएगा, IRMS का वैल्यू सिंपल हो गया आई नट बाय रूट 2। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको सिंपली आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इस पे क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है IIT और मेडिकल में। IRMS का सिंपल वैल्यू, पिक वैल्यू ऑफ करंट, पिक वैल्यू ऑफ करंट, पिक वैल्यू ऑफ करंट अपॉन रूट 2। तो अगर आपसे कोई पूछेगा RMS वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, तो सिंपल याद रखिएगा, पिक वैल्यू ऑफ करंट। पिक वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बाय रूट 2। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं हम यहाँ पे। अगर आपके पास IT का वैल्यू सिंपल दे दिया है 4 sin ओमेगा t, और इसमें अगर आपसे IRMS की बात करेगा तो 4 जो है वो पिक वैल्यू ऑफ करंट है, तो 4 बाय कितना हो जाएगा रूट 2। अगर इसको कैलकुलेट करिएगा तो 2 रूट 2 एम्पियर हो गया इसका करंट। तो सिंपल याद रखिएगा, चाहे RMS करंट की जब भी कोई भी बात करे आपसे, RMS का सिंपल वैल्यू याद रखिएगा, पिक वैल्यू अपॉन रूट 2, पिक वैल्यू बाय रूट 2। अगर RMS वोल्टेज की भी बात करेगा तो RMS वोल्टेज का भी वैल्यू वही होता है। RMS वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो इसमें भी पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन रूट 2। तो RMS जब भी आपको निकालना है तो पिक वैल्यू में रूट 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो वही आपको RMS वैल्यू देगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन में दे दिया जाता है, अगर मान लीजिए VT का वैल्यू आपके पास दे दिया जाए 7 cos ओमेगा t
तो V यानी वोल्टेज RMS वोल्टेज की बात करेगा तो 7 बाय कितना हो जाएगा √2। तो सिंपल आपको पिक वैल्यू और RMS वैल्यू समझ गए हैं। पिक वैल्यू अगर निकालने की बात करेगा तो रूट मीन स्क्वायर में आप √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको किसका वैल्यू निकल जाएगा, पिक का। और अगर RMS निकालना है तो पिक में √2 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। अब इसके बाद है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना होगा आप लोग को। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, RMS पिक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को ही RMS के नाम से जानते हैं। अब हम लोग को इसमें पढ़ना है when pure resistance is connected with an AC सोर्स। जब प्योर रेजिस्टेंस को हम लोग AC सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं तब क्या होता है, देखिए ये प्योर रेजिस्टेंस है और ये आपका AC सोर्स है। इसको VT कहते हैं और इसका वैल्यू V0 sin ओमेगा t है। ये प्योर रेजिस्टेंस है। इसमें अगर निकालते हैं तो वोल्टेज VR हो गया, इसका वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे सप्लायर भी एक है और कंज्यूमर भी एक ही है। जो सप्लाई करेगा वह रेजिस्टेंस को मिलेगा क्योंकि एक सोर्स है और एक ही ऑब्जर्वर है। तो जो भी सोर्स सप्लाई करता है वह आपको किसको मिलेगा, ऑब्जर्वर को। और यहाँ पे ऑब्जर्वर प्योर रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब है कि जो भी वोल्टेज सोर्स का होगा वही वोल्टेज रेजिस्टेंस का भी होगा। और इसीलिए हम लोग लिखते हैं VT बराबर VR, यानी वोल्टेज ऑफ सोर्स। VT हो गया वोल्टेज ऑफ सोर्स बराबर वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ से V0 sin ओमेगा t, V0 sin ओमेगा t बराबर, आप जानते हैं प्योर रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज का सिंपल फार्मूला होता है I इंटू R। तो I का सिंपल वैल्यू हो गया यहाँ से V0 अपॉन R sin ओमेगा t। आप ये भी जानते हैं वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस को हम करंट के नाम से जानते हैं और I का सिंपल वैल्यू होगा I0 sin ओमेगा t। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइन जो है वह ओमेगा टी है, साइन डिपेंडेंट है टाइम पे। इसका मतलब ये जो करंट मिलेगा वह आपका वेरिएबल करंट मिलेगा और वह किसका फंक्शन है, टाइम का। इसलिए आई को हम आई टी के नाम से भी लिख सकते हैं। तो आई टी का सिंपल वैल्यू होगा I0 sin ओमेगा टी। इस करंट को हम लोग वेरिएबल करंट के नाम से जानते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टी पे डिपेंडेंट है, ये भी टी पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए इस करंट को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, वेरिएबल करंट के नाम से। तो आपके पास वोल्टेज हो गया V0 sin ओमेगा टी और करंट भी हो गया I0 sin ओमेगा टी। अब देखिए इसमें दोनों में फेज डिफरेंस का वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले प्योर रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे। प्योर रेजिस्टेंस के केस में फेज डिफरेंस का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं उसी को अब हम समझाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास वोल्टेज है तो VT का वैल्यू दिया हुआ था इक्वेशन में V0 sin ओमेगा टी। और आप लोग को हम पहले से पढ़ा चुके हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्रिकल साइन और कॉस के जो एंगल में होते हैं उसी को हम उसका फेज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे साइन के गुणक में आपका ओमेगा टी है तो फेज जो है इसका फेज ऑफ वोल्टेज, फेज अक्रॉस द वोल्टेज, फेज अक्रॉस द वोल्टेज हो गया ओमेगा टी। फिर इसी तरीका से आई टी का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है I0 sin ओमेगा टी। तो यहां से
फेज ऑफ करंट हो गया, फेज अक्रॉस द करंट, अक्रॉस द करंट हो गया ओमेगा टी। फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो आपको फेज डिफरेंस जब भी निकालना होगा तो सबसे पहले आपके पास गिवन है वोल्टेज, तब आपको करंट मिला है, तो इसीलिए जब भी फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट, फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट, फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास वोल्टेज ही था इसलिए फेज ऑफ वोल्टेज में से ही हम घटाएंगे फेज ऑफ करंट को, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी करेंगे तो घट के ये 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्योर रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। इसका सिंपल मीनिंग हो गया हेंस द फेज डिफरेंस in case of pure resistance is always zero। इसका मतलब ये हुआ कि फेज डिफरेंस जो हो गया प्योर रेजिस्टेंस के केस में अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें हमेशा क्या होता है 0। दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। इसका मतलब हो गया कि दोनों हमेशा एक ही फेज में होगा, और जब एक फेज में होते हैं इसलिए इसका ग्राफ की जब बात करते हैं, फेजर डायग्राम की जब बात करते हैं हम लोग, फेजर डायग्राम की जब बात करते हैं, देखिए इसका फेजर डायग्राम कैसे निकाला जाता है। फेजर डायग्राम ये हो गया वोल्टेज और करंट, दोनों ग्राफ की बात कर रहे हैं, VT और VT और RET। इसमें आप देख रहे हैं कि पहले वोल्टेज और करंट दोनों एक ही लाइन पे है, इसलिए फेज डिफरेंस का वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगा 0। तो प्योर रेजिस्टेंस के केस में अभी आपने देखा है कि कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस का वैल्यू हमेशा किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। अब इसी तरीका से आप लोग को इसी में पढ़ना है, प्योर कैपेसिटर रहेगा तब क्या होगा फेज डिफरेंस का वैल्यू। प्योर रेजिस्टेंस के केस में रट जाइएगा कि कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, हमेशा एक ही फेज में होते हैं। इसीलिए हम लोग सिंपली कहते हैं कि प्योर रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज एंगल नहीं होता है और फेज डिफरेंस का वैल्यू हमेशा 0 होता है। केस सेकंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन pure capacitor is connected with an AC source। जब हम लोग प्योर कैपेसिटर को AC सोर्स से कनेक्ट करते हैं तब देखिए क्या होता है। प्योर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, ये AC सोर्स है, ये आपका AC सोर्स हो गया, VT V0 sin ओमेगा टी, और ये कैपेसिटर हो गया। आप जानते हैं कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होते हैं, इधर प्लस तो इधर माइनस होगा, और यहाँ पे जो भी होगा वह वोल्टेज के अक्रॉस ही होगा, कैपेसिटर के वोल्टेज के अक्रॉस। और आप जानते हैं चार्ज से ही करंट मिलता है, तो यहाँ पे एक ही कंज्यूमर है और एक ही सप्लायर है, इसलिए हम लोग कहते हैं सप्लाई वोल्टेज VT का वैल्यू वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर होगा। और आप जानते हैं यहाँ से V0 sin ओमेगा टी दिया हुआ है आपके पास, और आप जानते हैं कैपेसिटर का वोल्टेज का फॉर्मूला Q बराबर C इंटू V, तो C बराबर Q बराबर C भी होता है, तो C का वैल्यू यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू Q बाय C हो जाएगा, Q अपॉन C हो गया, Q बाय C हो गया। इसको कैपिटल Q के नाम से ही लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, कैपिटल Q, ये भी माइनस कैपिटल Q। अब यहाँ से Q का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं V0
C sin ओमेगा t। इसको अगर डिफरेंशिएट, चलो आप समझाओ फिर। देखिए हम रिएक्टेंस की बात कर रहे थे, अभी आपको हमने बताए थे कि अगर प्योर कैपेसिटर है या प्योर इंडक्टर है तो वहां पे रेजिस्टेंस को ही हम रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं, और रिएक्टेंस XC हो गया और XC का वैल्यू 1/ωc हो गया। यहाँ पे 1/ωc को हम रिएक्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे करंट की बात करेंगे IT का वैल्यू तो V0/XC cos ωt, और XC को हम रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं तो IT का वैल्यू I0 cos ωt। फिर वोल्टेज पता है तो फेज अक्रॉस द वोल्टेज ωt हो गया। अब करंट की बात कर रहे हैं तो I0 cos ωt है, वोल्टेज साइन में है और करंट कॉस में है, तो हम लोग एक ही में कन्वर्ट करेंगे, और एक में कन्वर्ट करने का तरीका आप लोग पहले से जानते हैं कि कॉस को हम साइन में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे I0 sin π/2 प्लस ωt, तो हमारे पास अब जो है फेज अक्रॉस द करंट हो गया π/2 प्लस ωt। ये हो गया फेज अक्रॉस द करंट और ये हो गया फेज अक्रॉस द वोल्टेज। अब दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस की बात किया जाए तो फेज डिफरेंस ωt में से घटा देंगे π/2 प्लस ωt को, ωt से ωt कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस π/2 हो गया है। माइनस π/2 का मतलब ये हो गया कि ये पीछे है, लैग कर रहा है किससे, करंट से। तो आप सिंपली यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हमने किस में से किसको घटाए हैं, वोल्टेज में से करंट को घटाए हैं। तो वोल्टेज जो है वह पीछे है करंट से, कितना से, π/2 से। इसका मतलब ये हुआ हेंस वोल्टेज इज लैगिंग। जैसे आप लोग लीड और लैग के विषय में क्रिकेट गेम में भी सुनते हैं, तो अगर लीड करता है इसका मतलब आगे होता है और लैगिंग का मतलब होता है पीछे। हेंस वोल्टेज इज लैगिंग विथ π/2, हेंस वोल्टेज इज लैगिंग π/2 विथ करंट। किससे, करंट से, कितना से, ये पीछे हो जाएगा π/2 से। तो सिंपली आपको ये भी ध्यान में अब रखना है कि प्योर कैपेसिटर के केस में कि वोल्टेज पीछे होगा करंट से, कितना से, π/2 से। करंट आगे हो गया, यानी करंट पूछेगा तो कहिएगा लीड करेगा, कितना से, π/2 से। लेकिन अगर वोल्टेज पूछेगा तो कहिएगा लैग करेगा, कितना से, π/2 से। इसलिए इसका जब फेजर डायग्राम की बात करेंगे हम लोग, तो फेजर डायग्राम देखिए ध्यान से। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम की बात करते हैं तो अगर हम लोग करंट को एक्स एक्सिस पे रखते हैं तो वोल्टेज पीछे है 90 से, इसीलिए ये y एक्सिस पे आएगा और ये पीछे ही होगा। ये वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हो गया, और दोनों के बीच का फेज एंगल आप लोग देख रहे हैं कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है। किस केस में, प्योर कैपेसिटर के केस में। तो क्लियर हो गया प्योर कैपेसिटर वाला केस। प्योर कैपेसिटर के केस में सिंपली याद रखिएगा आप लोग कि फेजर डायग्राम जो होता है उसमें वोल्टेज हमेशा करंट से पीछे होता है, कितना से, π/2 से। यही इसका डायग्राम हो गया। अगर आप इसको चाहते हैं डायग्राम साइन के टर्म में दिखाने का तरीका तो वो भी बना सकते हैं आप लोग। जैसे देखिए ग्राफ इसका इस तरह से भी बना सकते हैं। पहले ये साइन का ग्राफ है, मान लीजिए ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है VT को, तो करंट इससे आगे होगा, तो जहां पे वोल्टेज 0 है वहां पे करंट मैक्सिमम होगा, जहां पे वोल्टेज मैक्सिमम है वहां पे करंट मिनिमम होगा। ऐसे हो जाएगा इसका वैल्यू। तो आप सिंपली ये भी ध्यान में रख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कैपेसिटर के बाद प्योर इंडक्टर का। कैपेसिटर के बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका, व्हेन इंडक्टर इज कनेक्टेड with an
एसी सोर्स। जब इंडक्टर को हम लोग एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो देखिए क्या होगा। ये इंडक्टर हो गया, सप्लाई वोल्टेज हो गया, ये VT हो गया, V नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर L, जो भी सप्लाई करेंगे वह किसको मिलेगा? इंडक्टर को मिलेगा। ये I हो गया, ये भी I हो गया, IT। अब देखिए इसके आगे, यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि एक ही कंज्यूमर है और एक ही सप्लायर भी है। हम जो भी वोल्टेज सप्लाई करेंगे वे सभी वोल्टेज किसको मिलेगा? इंडक्टर को मिलेगा। तो यहाँ पे हम सीधे बोल सकते हैं VT बराबर IT, VT बराबर IT। यहाँ से VT का वैल्यू V नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका वैल्यू की बात करेंगे तो L इंटू DI/dt। आप लोग जानते हैं इंडक्टर के अक्रॉस करंट की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की बात करते हैं, VL की बात कर रहे हैं। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर का L इंटू DI/dt, L इंटू DI/dt। याद रखिएगा आप लोग कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का सिंपल फार्मूला होता है L इंटू DI/dt, L इंटू DI/dt। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी dt बराबर DI। फिर इसको इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे हम तो IT का सिंपल वैल्यू होगा V नॉट बाय L साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन, V नॉट अपॉन L, इसका होता है cos ओमेगा टी माइनस के साथ बाय ओमेगा, बाहर निकाल दीजिए तो माइनस V नॉट बाय ओमेगा L इंटू cos ओमेगा टी, माइनस V नॉट बाय ओमेगा L इंटू cos ओमेगा टी। अब इसी तरीका से इसको भी हम लिख सकते हैं, जैसे कैपेसिटर में आप लोग को रिएक्टेंस की बात किए थे उसी तरीका से इंडक्टर में भी हम लोग रिएक्टेंस की बात करेंगे। तो यहाँ से देखिए XL का वैल्यू हो गया ओमेगा L, रिएक्टेंस across the इंडक्टर, रिएक्टेंस अक्रॉस द इंडक्टर। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि रिएक्टेंस अक्रॉस द इंडक्टर क्या होता है तो सिंपल याद रखिएगा ओमेगा L, और यहाँ से अब IT का सिंपल वैल्यू होगा माइनस V नॉट अपॉन XL cos ओमेगा टी, और इसको लिख सकते हैं माइनस I नॉट cos ओमेगा टी। उसमें प्लस में है और इसमें माइनस में है। तो जैसे आपके पास जो गिवन है वोल्टेज, देखिए ध्यान से, VT का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है V नॉट साइन ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टेज 5V, फेज डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टेज की बात कर रहे हैं, फेज अक्रॉस द वोल्टेज, फेज अक्रॉस द वोल्टेज की बात करेंगे तो ओमेगा टी। लेकिन अब आपके पास जो करंट दिया हुआ है उस करंट को भी आपको कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस ये कभी भी संभव नहीं है, दोनों को प्लस में ही लाना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हमारे पास IT का जो वैल्यू दिया हुआ है, IT का सिंपल वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है माइनस I नॉट
कॉस ओमेगा टी। कॉस को हमें साइन में चेंज करना है, इस तरीका से चेंज करिए कि माइनस टर्म खत्म हो जाए। तो आप इसको सीधा लिखेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, माइनस कॉमन लेंगे और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा आपका। तो यहां से अब अगर हम बात करते हैं फेज अक्रॉस द करंट, फेज अक्रॉस द करंट, फेज अक्रॉस द करंट, अक्रॉस द करंट, तो इसका सिंपल वैल्यू हो गया ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो फेज डिफरेंस की बात करेंगे डेल्टा फाई टी, तो फाई भी माइनस फाई आई, तो यहां से ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां से पाई बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वोल्टेज लीड करेगा करंट से कितना, से पाई बाई 2। वोल्टेज लीड करेगा करंट से कितना, से पाई बाई 2। हेंस वोल्टेज इज लीडिंग, LEDING, लीडिंग विथ करंट, पाई बाई 2। वोल्टेज लीड करता है करंट से कितना, से पाई बाई 2 से। वोल्टेज हमेशा याद रखिएगा इसमें लीड करेगा करंट से कितना, से पाई बाई 2 से। याद हो गया आप लोग को कि कैपेसिटर में लैग कर रहा है और इंडक्टर में लीड कर रहा है, इसीलिए इसका वोल्टेज की जब बात करेंगे देखिए ध्यान से, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर y एक्सिस पे हो गया और करंट आपका x एक्सिस पे है, तो आप देख रहे हैं वोल्टेज कितना से लीड कर गया, पाई बाई 2 से। तो आप सिंपली रट जाइएगा दोनों ही केसेस कि प्योर कैपेसिटर है तो उसमें लैग करता है वोल्टेज और प्योर इंडक्टर रहेगा तो लीड करेगा वोल्टेज कितना, से पाई बाई 2 से। इतना कंसेप्ट आप लोग को ध्यान में रखना होगा।